नमस्कार स्टूडेंट। आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन ने क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं वो कंप्लीट कर लिया है। आज अपन इसके कुछ जो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और साथ ही इसके जो कुछ न्यूमेरिकल सवाल हैं है ना, उनको भी अपन आज कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपना वो है कैंसर के लिए उपयुक्त दो प्रमुख दवाओं के नाम बताइए। तो जो कैंसर होता है, ठीक है ना, तो उसको उपचार के लिए है ना दो दवाइयों का इस्तेमाल करती है, जिसमें एक होता है सिस्प्लेटिन और दूसरा होता है टैक्सोल। ठीक है, ये कैंसर के उपचार में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ समस्थानिक होते हैं, ठीक है, तत्वों के कुछ समस्थानिक होते हैं है ना, जिनका भी अपन है ना कैंसर के उपचार में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा ये कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनका अपन कैंसर के उपचार के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पदार्थ की मात्रा और तापक्रम का एसआई मात्रक और प्रतीक लिखिए। तो मैंने जब पाठ को आपको समझाया था तो वहाँ पे पूरा चार्ट बना हुआ था। ठीक है, तो 7 जो भौतिक राशियाँ हैं और उनके मात्रक और उनके संकेत ये सब मैंने आपको बताए थे, है ना। तो क्वेश्चन में यहाँ पे पदार्थ की मात्रा का मात्रक पूछा गया और तापक्रम का तापक्रम का क्या एसआई मात्रक होता है केल्विन। ठीक है ना, वहीं पे डिग्री सेल्सियस में भी तापक्रम को मापा जाता है, लेकिन इसका जो एसआई मात्रक है वो केल्विन होता है। और जो पदार्थ की मात्रा है उसको अपन मोल से है ना प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो मोल होता है वो पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। ठीक है, इसका संकेत होता है MOL। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है द्रव्य को ना तो अपन बना सकते और ना ही इसको अपन नष्ट कर सकते हैं, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी अपन देख सकते हैं कि मान के चलिए अपन ने कार्बन और प्लस में ऑक्सीजन इन दोनों की क्रिया कराई, तो इसकी क्रिया से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और यदि इसका द्रव्यमान देखें अपन, ठीक है, तो कार्बन क्या होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। ऐसे 2 ऑक्सीजन है ना, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यदि इन दोनों को जोड़ें अपन तो ये 44 होता है। और यहाँ पे यदि इसका द्रव्यमान निकालें तो कार्बन का 12 और प्लस में ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, यानी कि एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 है ऑक्सीजन तो 32 हो जाएगा। और जब इसको जोड़ेंगे तो ये भी क्या है यहाँ पे 44 आता है। यानी कि जितने क्रियाकारक द्रव्यमान में या भार में भाग लेते हैं उतने ही क्या है उतनी ही मात्रा में उत्पाद बनते हैं। ठीक है ना, तो द्रव्य पदार्थ को ना तो अपन बना सकते और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। इसके बाद अगला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है। परमाणु द्रव्यमान इकाई ये होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एटॉमिक मास यूनिट। इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, ये पूरा नाम होता है लेकिन आजकल अब है ना, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं AMU। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको AMU। तो अब अपन को AMU पूरा नाम ना लिख करके अब केवल U से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ये पदार्थ के द्रव्यमान की इकाई होती है। ठीक है ना, जो परमाणु होते हैं परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ठीक है ना, तो उनका जो इकाई है उनको जो अपन द्रव्यमान उसका मापते हैं है ना, तो इसको U से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, और मोलर द्रव्यमान अगर मापेंगे तो उसको G से अपन लिखेंगे। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई होता क्या है, इसकी परिभाषा है कि जो परमाणु द्रव्यमान इकाई है, ठीक है, तो कार्बन 12 क्या होता है ये समस्थानिक है। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं 12, 13 और 14। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है लगभग 98% कार्बन 12 की होती है। ठीक है ना, तो इसी को ही अपन ने आधार माना है बाकी परमाणुओं के द्रव्यमान निकालने के लिए। ठीक है, तो जो कार्बन 12 है के द्रव्यमान के 1/12वें भाग, ठीक है, कितना करना है 1/12वें भाग के रूप में अपन परिभाषित करते हैं। यानी कि जो कार्बन 12 होता है, ठीक है, उसके द्रव्यमान के 1/12वें भाग को अपन परमाणु द्रव्यमान इकाई या मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई या एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं।
और इसे अपन AMU या फिर केवल U से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, किसी पदार्थ के अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध होता है। तो अणु सूत्र बराबर होता है, अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र, और घात में क्या लिख देना अपन को, n। ठीक है, तो अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र और कोष्टक के बाहर n लिख देना। और जहाँ पे n का मतलब होता है अणु भार या मूलानुपाती सूत्र भार होता है। ठीक है, तो ये अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध होता है। इसके बाद है घनत्व का एसआई मात्रक। तो घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान और बटे में आयतन होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान को अपन मापते हैं किलोग्राम में, और बटे में जो आयतन है उसको मापते हैं अपन घन मीटर में। ठीक है, तो जब इसको अपन ऊपर लाएंगे, ठीक है, तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं किलोग्राम, है ना, मीटर की घात 3 यानी कि 3 इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसके बाद फिर से ये क्वेश्चन है, अभी ये शॉर्ट में दिया गया था, छोटे में द्रव्य के संरक्षण का नियम लिखिए। अभी यहाँ पे उदाहरण के साथ इसको, है ना, बताया गया है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, और इसका उदाहरण भी लिखिए। ठीक है, तो वैसे उदाहरण मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन के उदाहरण के द्वारा इसको बताया गया है। तो रासायनिक क्रिया में द्रव्य को ना तो अपन नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको बना सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ है कि रासायनिक क्रिया में जो प्रयुक्त क्रिया कारक का जो कुल द्रव्यमान है वो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कि जितने क्रिया कारक रासायनिक क्रिया में भाग लेंगे, है ना, तो उतने ही क्या बन जाते हैं, उत्पाद बन जाते हैं। ठीक है, तो जो क्रिया कारक हैं, है ना, क्रिया कारक और उत्पाद ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होती है, इनकी मात्राएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसी को ही अपन द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए मान के चलो N2 है, N2 और प्लस में 3H2। ठीक है, इसकी से क्रिया से क्या बना, NH3 बना, यानी कि अमोनिया बना। ठीक है, तो N2 का एक का द्रव्यमान होता है आपका 14, यहाँ पे 2 है नाइट्रोजन, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। ठीक है, प्लस में फिर इसके क्या है, हाइड्रोजन का होता है 1। ऐसे हाइड्रोजन कितने, 3 दूनी 6 यानी कि 6 है, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 6। इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, यानी कि फिर से लिख देते हैं N2 और प्लस में 3H2, है ना, क्या बन जाएगा, 2NH3 बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाएगा, 2NH3। नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14, ऐसे 2 नाइट्रोजन है ना, तो 2 गुणा 2 कर देंगे तो 28 हो जाएगा ये। इसी प्रकार हाइड्रोजन का 1 होता है, ऐसे हाइड्रोजन 6 है। ठीक है, तो इसका 6 द्रव्यमान हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 और 6 कितना, इन दोनों को अपन जोड़ने के 28 3 4 34। ठीक है, 34 होता है इसका द्रव्यमान। ठीक है, कितना होता है, 34 इसका द्रव्यमान होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे अपन, है ना, तो 2 कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो इसका 28 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन है, तो इस पे एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, 34 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्रिया कारक की जो मात्रा या द्रव्यमान है और जो उत्पाद का जो द्रव्यमान, दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और उदाहरण दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया NO का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, N2 और प्लस में आएगा O2। ठीक है, क्रिया करके क्या बना लेंगे, ये 2NO बना लेंगे। ठीक है, ये क्या बना लेंगे, 2NO बना लेंगे। तो यहाँ पे अपन देखेंगे इनका द्रव्यमान, नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान कितना हो जाता है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान यहाँ पे हो जाएगा 28। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो जाता है, 32। 1 का 16, 2 का 32। इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ग्राम में लिख सकते हैं या फिर यू के द्वारा भी लिख सकते हैं इसमें।
ठीक है। तो इस तरीके से जो क्रिया कारक है, जितनी मात्रा अपन क्रिया कारक की लेंगे तो उतनी ही मात्रा क्या है उत्पाद की बनती है। यही क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। इसके बाद अगला नियम है स्थिर अनुपात का नियम। ये अपन ने नियम पढ़ लिए हैं, अभी इनके क्या है क्वेश्चन बन करके आए हैं ये पे। ठीक है। तो अगला है स्थिर अनुपात का नियम, उदाहरण से समझाइए। तो स्थिर अनुपात का नियम होता है यौगिक के अणुओं में भारानुसार तत्वों का जो अनुपात है वो निश्चित होता है। यह यौगिक के प्राप्त करने की विधि पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब है कि जैसे मैंने पहले भी उदाहरण बताया था, फिर से सुन लीजिए। जैसे मान के चलिए H2O है, पानी है। पानी को आप कहीं से भी लाइए, मान के चलो नदी का पानी हो, ठीक है, नल का पानी हो, वर्षा का पानी हो, ठीक है, किसी नाले का पानी हो, है ना, यानी कि या समुद्र का पानी हो। ठीक है। तो पानी आप कहीं से भी लाइए, जब उसका आप रासायनिक फॉर्मूला देखेंगे तो वो क्या रहेगा H2O ही रहेगा। मतलब कि दो परमाणु उसके हाइड्रोजन के रहेंगे और एक परमाणु ऑक्सीजन का रहेगा। कहने का मतलब ये है इसका जो फॉर्मूला है, जो रासायनिक कंपोजिशन है, वो नहीं बदलेगा। ठीक है। तो जल आप चाहे जिस विधि से उसको प्राप्त करें और चाहे जहाँ से भी आप लाएं, तो उसका जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है ना, वो यही रहने वाला है। ठीक है ना। तो इसी को ही अपन स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। यहाँ पे CO2 के द्वारा बताया गया है, इसमें CO2 का उदाहरण लिया गया है कि CO2 की किसी भी प्रकार प्राप्त है, मतलब कैसे भी आप इसको प्राप्त कर लें, इसके अणु में आपको कार्बन और ऑक्सीजन के भारों में जो आपको जो अनुपात मिलेगा वो 12:32, या अपन बोल सकते हैं 3:8 आपको मिलेगा। ठीक है। तो कैसे मिलेगा, जैसे मान चलिए C और प्लस में O2 ये क्रिया करके CO2 बनाते हैं। ठीक है। तो कार्बन का जो द्रव्यमान है वो होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 32। ठीक है। तो ये अनुपात है, आपको ये हमेशा यही मिलेगा। यदि इसको आप सरल करना चाहें तो इस सरल में हो जाएगा 3:8। ठीक है ना, 4 से काट देंगे, 4 × 12 और 8 चौको 32, है ना। तो 3:8 ही मिलेगा। आप कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी लाएं, ठीक है, वाहन के धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड लाएं, या मान चलो अपन जो श्वसन करते हैं तो वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकले, ठीक है, तो वो वाली देख लें आप। लकड़ियों का दहन हो रहा है, मान के चलिए लकड़ी जल रही है, वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना, तो चाहे वो देख लें। ठीक है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी लाएंगे, उसका जो अनुपात है वो आपको यही मिलेगा, यानी कि उसमें आपको कार्बन और ऑक्सीजन के, है ना, परमाणु आपको देखने को मिलेंगे। इसी को ही अपन स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। इसके बाद है गुणित अनुपात का नियम। ठीक है। गुणित अनुपात के नियम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें दिया गया है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक, है ना, बनाते हैं, तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं, है ना, जो कि यह परस्पर एक सरल अनुपात में या सरल पूर्णांक में होती हैं ये। ठीक है। तो एक निश्चित रहेगा और दूसरा क्या है अपने अनुपात को बदलता जाएगा। यहाँ पे आधा मोल है और यहाँ पे क्या है 1 मोल है। मतलब एक कार्बन की जो मात्रा है वो स्थिर रहेगी, लेकिन जो दूसरा इससे जो क्रिया कर रहा है उसका अनुपात, है ना, एक सरल अनुपात में बदलता रहेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का आधा मोल है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है पूरा मोल आ जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या बनाया अपन ने, C, है ना, C प्लस क्या बनाया 1/2O2, है ना। तो इससे क्या बन जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। फिर C+O2 लाए अपन, है ना, तो क्या बन जाएगा ये CO2 बन जाएगा। ठीक है। तो इसी को ही अपन गुणित अनुपात का नियम कहते हैं, है ना। इसमें कार्बन की मात्रा दोनों में समान है, लेकिन जो ऑक्सीजन है ये क्या है एक सरल अनुपात में, यानी कि पहले अपन ने आधा मोल लिया ऑक्सीजन का और फिर अपन ने 1 मोल ले लिया। ठीक है। तो ये क्या है एक सरल अनुपात में है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी अपन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी उदाहरण अपन ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो इसमें वही चीज़ बताई गई है। इसमें जो अनुपात है उपरोक्त क्रियाओं में ऑक्सीजन की जो क्रमशः है 16 ग्राम और 32 ग्राम, है ना, कार्बन की एक निश्चित मात्रा है ना, दोनों में कार्बन की जो मात्रा है वो निश्चित है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा क्या बदल रही है, पहले में 16 है और फिर 32 हो रही है।
ठीक है। तो ऑक्सीजन के है ना कार्बन की निश्चित मात्रा से एक निश्चित है ना संयुक्त बाहर है ना संयुक्त रूप से क्या है संयुक्त होते हैं, वह जो कि एक इनका एक सरल अनुपात होता है। इसके बाद अगला है गैलूसैक का नियम। गैलूसैक का जो गैस आयतन नियम है ना, उसको उदाहरण से समझाइए। तो जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। यदि उनके संयोग से बना पदार्थ भी गैस है ना, तो उसका आयतन भी क्रियाकारी आयतनों के सरल अनुपात में होगा, जबकि सभी आयतन एक ही ताप और दाब पर है ना नापे जाएं। यदि ताप और दाब को निश्चित रखा जाए अपन, ठीक है, तो जो गैसें आपस में संयोग करती हैं, ठीक है, और उससे बनने वाला जो उत्पाद है वो भी यदि गैस है ना, तो उनमें क्या होता है एक सरल अनुपात होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है क्लोरीन है, ठीक है। तो ये आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं HCl बना रहे हैं। दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और दो मॉलिक्यूल क्लोरीन के हैं, है ना, तो दो ही मॉलिक्यूल क्या बन रहे हैं आपके, या दो आयतन में आपके HCl बन रहे हैं, है ना। इसे गैलूसैक का गैस आयतन संबंधी नियम कहते हैं। इसमें क्या है हाइड्रोजन और क्लोरीन है ना दोनों क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के आयतनों में जो अनुपात है 1:1:2 का अनुपात है ना है, जो कि एक सरल अनुपात है और नियम के अनुसार है। इसके बाद है एवोगैड्रो का नियम, है ना। तो समान ताप और दाब पर, ठीक है, समान ताप और दाब पर है ना सभी गैसों की आयतन समान होने पर उनमें गैस के अणुओं की संख्या भी क्या होती है समान होती है। मान के चलिए एक मोल कोई सी भी आप गैस ले लें, ठीक है, क्या है अपन ने एक मोल गैस ले लिया है ना, तो उसमें जो आयतन होगा वो 22.4 लीटर होता है, ठीक है। कितना होता है 22.4 लीटर होता है। कोई सा भी अपन ने एक है ना एक मोल गैस ले लिया अपन ने, मान के चलिए, ठीक है, एक मोल गैस ले लिया अपन ने, ठीक है, तो इसमें जो आयतन हो रहेगा वो रहेगा 22.4 लीटर, ये निश्चित है। अब एक मोल गैस आप हाइड्रोजन की ले लें, ठीक है, या मान के चलिए नाइट्रोजन की ले लें, या फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, ठीक है, या फिर आप हीलियम, कोई सी भी आप गैस ले लेंगे, है ना। यदि आपने एक मोल गैस ली है कब समान ताप और आयतन यानी कि समान ताप और दाब पर, यदि समान ताप और दाब पर आप एक मोल कोई सी भी गैस ले लें, है ना, तो उसमें जो इनका जो आयतन रहेगा गैस का वो रहेगा 22.4 लीटर रहेगा ये, ठीक है। इसी को ही अपन एवोगैड्रो का नियम कहते हैं। इसके बाद अपन को पढ़ना है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणाएं। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है ना, इसके कुछ है ना प्रमुख बिंदु है। इसमें पहला है प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे है ना कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व के सारे परमाणु है ना सभी प्रकार से भार आकार और अन्य गुणों में समान होते हैं। मान के चलिए जैसे Fe है ना, अपन ने एल्यूमिनियम ले लिया है ना, तो इसके जो गुण होंगे इनके सभी जो परमाणु होंगे वो आपके है ना भार आकार और आयतन और बाकी जो अन्य गुण होते हैं वो सभी में क्या होते हैं समान होते हैं। इसके बाद अगला नियम है कि परमाणु अविभाज्य होता है, ठीक है। इन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है और इसको रासायनिक विधि द्वारा और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन आधुनिक है ना के अनुसार आधुनिक मत के अनुसार अपन इसको है ना विभाजित कर सकते हैं, यानी कि ये विभाजित हो जाता है, ठीक है। परमाणु क्या विभाजित हो जाता है और इसके जो कण होते हैं ये इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाकी और भी कण होते हैं लेकिन ये तीन कण क्या होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं इसमें, है ना मुख्य रूप से होते हैं। इसके बाद अगला है जो परमाणु है वो छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करने से बनता है और यौगिक परमाणु आधुनिक अणु बनाते हैं, यानी कि जो परमाणु है वो एक निश्चित पूर्णांक की संख्याओं में सरल अनुपात में क्रिया करके यौगिक का निर्माण करता है, जैसे कि C और प्लस में O2 ये आएंगे और CO2 है ना अणु का निर्माण कर देंगे। इसके बाद है मोल की SI इकाई है ना को कैसे चिन्हित करते हैं, मतलब SI इकाई इसमें पूछी गई है मोल की, है ना, तो मोल की जो SI इकाई है उसको अपन कैसे है ना प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा मोल की परिभाषा पूछी गई है या अपन को है ना बोल सकते हैं मूल संकल्पना क्या होती है।
तो यहाँ पे अपन को मोल की ये परिभाषा दी गई है, ठीक है, और साथ में इसको अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो जो एसआई पद्धति है ना, तो एसआई इकाई में मोल को अपन MOL लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, MOL लिखते हैं। और मोल क्या होता है, किसी पदार्थ का एक मोल उसके उन कणों का द्रव्यमान है जो कार्बन 12 के, है ना, 12 ग्राम में उपस्थित, है ना, परमाणुओं के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये परिभाषा दी गई है मोल की, है ना, कि किसी पदार्थ का एक मोल उसके उन कणों का द्रव्यमान है जो कार्बन 12, ठीक है, जो कार्बन 12 है, ये क्या है, ये कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं के बराबर होती है, ठीक है। तो इसको अपन एक मोल कहते हैं। और इसको ये क्या होती है, पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है ना, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा की जो इकाई होती है वो क्या होती है, मोल होती है। इसके बाद है निम्नलिखित के सरल सूत्र लिखिए, ठीक है। तो सरल सूत्र कहने का मतलब है मूलानुपाती सूत्र पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मूलानुपाती सूत्र पूछ रहा है, ठीक है। तो आणविक सूत्र यहाँ पे दिए गए हैं और कह रहा है कि मूलानुपाती सूत्र लिखिए। तो अपन को क्या करना है कि जितने भी इसमें वो हैं, है ना, परमाणु हैं, तो उनको सरल अनुपात में लिखना है। जैसे कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, तो इसको अपन डायरेक्ट CH लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन तो CH। इसी प्रकार इसमें H2O2 है, तो इसको डायरेक्ट अपन HO लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो इसको डायरेक्ट अपन HO लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं अपन, इसको HO लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसमें Na2CO3 है, तो इसको अपन को सेम लिखना है, ठीक है, क्योंकि सभी को अपन को प्रदर्शित करना है। और इसके अलावा इसको अपन अलग तरीके से, इसको अलग हो जाता है क्योंकि इसमें 6 से अपन क्या कर देंगे, भाग दे देंगे इसमें, है ना, सभी में 6 से भाग दे देंगे, तो है ना, और कार्बन 1 बचता है और इसमें H12 है, इसमें भाग दे देंगे तो ये CH2 हो जाएगा और ऑक्सीजन केवल एक हो जाएगा, ये है ना, तो CH2O हो जाएगा। केवल इसमें क्या कर देना अपन को, सभी में 6 का भाग दे देना है, ठीक है। तो आपके 6 एकम 6 एक कार्बन आ जाएगा, है ना, 6 दूनी 12 यानी कि 2 बार जा रहा है ना, तो 2 हाइड्रोजन और इसमें 1 ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। तो एक तरह से इससे मूलानुपाती सूत्र पूछे गए हैं। सरल अनुपात से अपन को, ये जो सरल सूत्र है या आणविक सूत्र हैं, उससे अपन को मूलानुपाती सूत्र बनाने थे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण के क्या लाभ हैं, है ना। तो रासायनिक समीकरण आपने पढ़े ही होंगे, है ना, 9वीं 10वीं क्लास में आपने पढ़े होंगे रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो इसको अपन को समीकरण के लाभ लिखना है कि लाभ क्या होते हैं इनसे। तो जो रासायनिक समीकरण है, इससे अपन को बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि क्रियाकारक और उत्पाद, है ना, इनकी जानकारी मिल जाती है कि कितनी मात्रा में क्रियाकारक आ रहे हैं और कितनी मात्रा में उत्पाद बना रहे हैं। इसके अलावा इनके अणुओं की संख्या भी अपन को पता चल जाती है, कितने क्रियाकारक और कितने उत्पाद है, इनके अणुओं की संख्या अपन को पता चल जाती है। इसके अलावा इसमें द्रव्यमान का भी अपन को ज्ञान होता है कि पदार्थ के समतुल्य कितने द्रव्यमान है, ठीक है। तो क्रियाकारक का कितना द्रव्यमान है और जो उत्पाद हैं उसका द्रव्यमान कितना है, तो ये अपन को जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा संतुलित रासायनिक समीकरण से अपन को स्टीकियोमेट्री यानी कि स्टीकियोमेट्रिक गुणांक अपन को पता चल जाता है। जैसे मान के चलिए इसमें लिखा है 2mg और प्लस में O2, क्या बन जाएगा, 2mgO बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है स्टीकियोमेट्री गुणांक, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है स्टीकियोमेट्री गुणांक होता है। इसके बाद है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की अनुमान विधि को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो जो रासायनिक समीकरण है उसको अपन कैसे संतुलित करते हैं, है ना, तो ये कोई अनुमान विधि, अनुमानित विधि अपन लगाते हैं कि कैसे इसको संतुलित करना है, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद है निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए, तो संतुलित समीकरण ये आपसे बन जाएंगे। यहाँ पे कुछ समीकरणों को संतुलित करना बताया गया है। इसके बाद निम्न समीकरणों को पूर्ण कीजिए,
तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, है ना, ये आपस में क्रिया करके क्या उत्पाद बनाएंगी, है ना, तो वो यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, आप लोग इसको पढ़ लेना। इसके अलावा रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं और कमियां दी गई हैं, है ना, तो इसकी जो सीमाएं हैं कि इससे पदार्थ की भौतिक अवस्था का ज्ञान नहीं होता है ना, पदार्थ की मात्रा का ज्ञान नहीं होता है ना, इसकी गति, है ना, जो अभिक्रिया है धीमी हो रही है तेज हो रही है, इसका भी ज्ञान अपन को इसमें नहीं पता चलता। अभिक्रिया कौन सी परिस्थितियां हो रही हैं, तो इसका भी ज्ञान अपन को नहीं होता इसमें। इसके अलावा अभिक्रिया में भाग लेने वाली जो ऊष्मा होती है, कितनी मात्रा में ऊष्मा लगेगी, उसका भी अपन को इसमें ज्ञान नहीं होता है। इसके बाद है इसमें मूललता और मूलरता में अंतर। तो मूललता में जो अंतर होता है ये क्या है, ताप से अप्रभावित रहती है ना, जो मूललता है इसमें ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूले में होता है वो होता है किलोग्राम में। ठीक है, इसमें जो अपन पदार्थ लेते हैं वो क्या लेते हैं, किलोग्राम में, यानी कि द्रव्यमान में लेते हैं अपन। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या है, ताप से अप्रभावित रहता है। लेकिन मोलरता में क्या होता है, वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। ठीक है, ये ताप से प्रभावित होती है तो इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर हो जाता है जो मोललता है, इसमें अपन विलायक को किलोग्राम में लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, मोलरता में क्या लेते हैं अपन, है ना, इसको लीटर में लेते हैं, जो बिलियन होता है इसको लीटर में अपन लेते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। के बाद अगला क्वेश्चन है, ताप में परिवर्तन के साथ द्रव का आयतन परिवर्तित होता है, तो क्या विलयन की मोललता ताप परिवर्तन द्वारा प्रभावित होगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो मोललता है वो ताप से अप्रभावित होती है, तो लिखा है इसमें नहीं, विलयन की मोललता ताप परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। इसका कारण है इसमें आयतन का प्रयोग नहीं होता, इसमें होता है द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम का। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये ताप से अप्रभावित रहती है। इसके बाद है सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, तो सीमांत अभिकर्मक क्या होते हैं, तो ये होते हैं किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले वह क्रिया कारक जो दूसरे क्रिया कारक की दी गई मात्रा से क्रिया करने के लिए आवश्यक मात्रा में उपस्थित ना हो। मान के चलिए दो अभिकारक आए, है ना, एक आया N2 और एक आया H, है ना, H2। ठीक है, तो हो सकता है एक अभिकारक कम मात्रा में हो, एक यह है अधिक मात्रा में। ये अपन ज्ञात करने पर पता चलता है कि कौन कम मात्रा में और कौन ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो जो कम मात्रा में होता है उसको अपन लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और इसके कारण क्या है, अभिक्रिया वो है वो जल्दी समाप्त हो जाती है। एक क्रिया कारक समाप्त होने पर, है ना, अभिक्रिया रुक जाती है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र की परिभाषा और उदाहरण। तो जो मूलानुपाती सूत्र होता है, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं और परमाणु की संख्याओं का, है ना, पारस्परिक सरल पूर्णांक में अनुपात होता है। क्या होता है, ये सरल पूर्णांक में अनुपात होता है। किसी यौगिक में जितने भी उसमें तत्व उपस्थित होते हैं तो उनका सरल पूर्णांक में एक अनुपात होता है, इसको अपन मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे कि मर्क्यूरस क्लोराइड है ना, इसका फॉर्मूला होता है Hg2Cl2, तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा HgCl। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल है, अणु सूत्र होता है इसका CH3COOH, है ना, तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र वो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, है ना। अणु सूत्र क्या है, इसका ठीक उल्टा होता है। ठीक है, अणु सूत्र क्या होता है, इसका ठीक उल्टा है। तो इस पर लिखा हुआ है सूत्र जो यौगिक की एक अणु में अवयवी तत्वों के परमाणु और परमाणु की पारस्परिक, है ना, संख्या को प्रदर्शित करता है। ये आपका आणविक सूत्र या अणु सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अणु सूत्र CH3COOH है, ये अणु सूत्र है। इसके बाद आपके न्यूमेरिकल सवाल आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है आपके, ये सारे थ्योरेटिकल सवाल क्वेश्चन थे, अब आपके न्यूमेरिकल हैं, है ना, क्वेश्चन है ना। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको समझना ज़रूरी होता है ना, तो इनको अपन अगली क्लास में देखेंगे। और जो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो और अगली क्लास में अपन ये न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करेंगे, है ना। तो आज तक की क्लास के लिए इतना ही। नमस्कार।